चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के निकट नवनिर्मित सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी हो रहा है। इस नए सर्किट हाउस का निर्माण 30 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और यह सोमनाथ मंदिर के निकट स्थित है। इस सर्किट हाउस में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें वीआईपी और डिलक्स कमरे, सम्मेलन कक्ष और सभागृह शामिल हैं। कमरों की बनावट ऐसी है कि वहीं से लोग समुद्र का नजारा भी देख सकते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,47,254 नए केस सामने आए हैं, जबकि 703 लोग अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं। देश में अब तक कुल 4,88,396 लोगों की इस बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 9,692 मामले सामने आ चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 17.94% है। नए मामलों में तेजी से एक्टिव मामलों में भी उछाल देखा जा रहा है। ये आंकड़ा बढ़कर 20 लाख के पार पहुंच गया है। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी तेजी पकड़ ली है। कोरोना वायरस महामारी को लेकर आए दिन स्वास्थ्य मंत्रालय और एक्सपर्ट के सुझाव सामने आते रहते हैं। इस बीच एक बार फिर से सरकार ने बच्चों में बढ़ते संक्रमण और एहतियात पर अपनी राय दी है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से रक्षा के लिए 5 साल और उससे छोटे बच्चों को मास्क पहनना जरूरी नहीं है। यही नहीं, सरकार ने 6 से 11 साल के बच्चों को भी मास्क पहनना जरूरी नहीं कहा है, लेकिन अगर वे पहनना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स के सीधा निरीक्षण में वे पहन सकते हैं। अपनी गाइडलाइंस में सरकार ने कहा है कि संक्रमण की गंभीरता के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 12 वर्ष या और उससे अधिक उम्र के लोगों को वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य देशों के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन स्वरूप के कारण होने वाली बीमारी कम गंभीर है। हालांकि महामारी के कारण सावधानी निगरानी रखने की जरूरत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा। अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो कि 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी और बांग्लादेश का गठन हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। सेना के अधिकारियों ने बताया कि अमर जवान ज्योति का आज शुक्रवार दोपहर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा, जो कि इंडिया गेट के दूसरी तरफ केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था, जहां 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। दिल्ली में इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं, राहुल ने कहा कि हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। इसका खुलासा एक नए सर्वे में हुआ है। दरअसल मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने विश्व के 13 नेताओं की सूची जारी की है। इसमें से दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। बता दें कि पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ इनका नाम सबसे ऊपर है। वहीं सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान छठा है और उन्हें 43% रेटिंग मिली है। बाइडेन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो का नाम है, उन्हें भी 43% रेटिंग मिली है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन को 41% रेटिंग मिली है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में भी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पाया था। बता दें कि यह वेबसाइट वर्तमान में देशों के अग्रणी नेताओं की रेटिंग पर चर्चा करती है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले घटने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में भी संक्रमण दर में काफी गिरावट आई है।
जिसके बाद अब केजरीवाल सरकार ने राजधानी में लगी कोरोना पाबंदियां हटाने का फैसला लिया है। दिल्ली में लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हटाने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने इसका प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेज दिया है। खबर है कि बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम भी अब खत्म किया जाएगा। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ फिर से चल सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अधिकांश विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करने के बाद एक बार फिर से प्रचार अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी तेज कर दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री एवं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह शुक्रवार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रचार अभियान को गति दे रहे हैं। इस कड़ी में पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान के प्रभारी बनाए गए शाह आज मेरठ में पार्टी अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी अभियान को धार देने की रणनीति बनाएंगे। शाह उत्तर प्रदेश में पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 3 सीट पर जीत का दावा कर रही भाजपा को आगामी चुनाव में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती बरकरार है। उनके अलावा नड्डा भी आज आगरा और बरेली में संगठन की बैठकें कर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को वर्चुअल प्रचार अभियान की रणनीति से अवगत करवा रहे हैं। नड्डा सुबह से ही 40 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों और वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा के प्रचार रथ को रवाना करेंगे। योगी शाम को 4 बजे पार्टी के संवाद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उद्योग संगठनों के प्रभारियों से बातचीत करेंगे। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम हरेरा ने बताया है कि गुरुग्राम रेरा की शिकायत निवारण प्रणाली के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है। इस साझेदारी तहत हरियाणा पहला डिजिटल रेरा कोड बनाने में अग्रणी बनेगा, जिसके चलते सभी हितधारकों को अपने घर या कार्यालय में बैठकर एंड टू एंड विवाद समाधान तंत्र ऑनलाइन निष्पादित करने में सुविधा प्राप्त होगी। गुरुग्राम रेरा के अध्यक्ष के खंडेलवाल और जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और सीईओ रमन अग्रवाल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हरेरा और जुपिटिस कंपनी के बीच हुए एमओयू की शर्तों के अनुसार विवाद समाधान की सुविधा हेतु कंपनी हरेरा के लिए अन्य तकनीकी विशेषज्ञता के साथ एक विशेष डिजिटल रेरा कोड का डिजाइन करेगी। इसे सरल, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से न्याय प्रदान किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व प्रदेश के लोगों को तत्काल रूप से सभी सरकारी सुविधाओं का घर बैठे लाभ देने के लक्ष्य के साथ प्रदेश में सरकारी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन करने के सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद अब गुरुग्राम स्थित हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि हरेरा ने भी उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए हरेरा से जुड़े तमाम मसलों के त्वरित निदान हेतु एक डिजिटल रेरा कोड बनाने का बड़ा फैसला किया है। खास बात यह है कि जुपिटिस कंपनी के साथ मिलकर हरेरा द्वारा बनाया जाने वाला यह डिजिटल कोड देश का पहला कोड होगा। पश्चिमी घाना में एक ट्रक में जोरदार विस्फोट के कारण करीब 17 लोगों की मौत की खबर है। ये ट्रक गोल्ड माइन के लिए विस्फोट लेकर जा रहा था। मोटरसाइकिल से टकरा जाने के कारण ये हादसा हुआ। मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि विस्फोट की वजह से पश्चिमी घाना के एक छोटे से शहर अपियट को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इलाके में काम करने वाले और विस्फोट की आवाज सुनने वाले लोगों ने मीडिया को बताया कि विस्फोट की वजह से कई इमारतें ढह गई, जिसमें कई लोग और जानवर मलबे में दब गए। पुलिस ने कहा कि ज्यादातर पीड़ितों को बचा लिया गया है और उन्हें अस्पतालों और क्लिनिकों में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने स्थानीय अधिकारियों को बताया कि मोटरसाइकिल में आग लगने के बाद ड्राइवर नीचे उतर गया और लोगों को भागने की चेतावनी देने की कोशिश की। करीब 10 मिनट के बाद एक्सप्लोसिव से लदे ट्रक में विस्फोट हो गया और इस हादसे में जान गंवाने वालों में वो लोग ज्यादा थे जिन लोगों ने घटना स्थल पर पहुंचने की कोशिश की। घाना के राष्ट्रपति नाना एडो डंकवा ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति पर बेटों के बराबर ही बेटियों के अधिकार का दायरा और बढ़ा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले के जरिए यह सुनिश्चित किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। जजों ने कहा है कि जमीन जायदाद से जुड़े उत्तराधिकार के 1956 से पहले के मामलों में भी बेटियों को बेटों के बराबर ही अधिकार होगा।
अगर किसी जमीन जायदाद के मालिक की मृत्यु वसीयत लिखने से पहले हो गई है तो उसकी सब अर्जित संपत्ति उत्तराधिकार के सिद्धांत के तहत उनकी संतानों को मिलेगी, भले ही वह बेटा हो या बेटी या फिर दोनों। ऐसी संपत्ति उत्तरजीविता के नियम के अनुसार मरने वालों के भाइयों या अन्य सगे संबंधियों को हस्तांतरित नहीं होगी, फिर चाहे वह व्यक्ति अपने जीवन काल में संयुक्त परिवार का सदस्य ही क्यों न रहा हो। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को पलटते हुए ये फैसला सुनाया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।